हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू सेटल द डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बेसिकली बिटवीन द एम्प्लॉयर वर्कर एंड ऑल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आगे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की डेफिनेशन भी देखेंगे। सो ये डिस्प्यूट्स किसी भी रिगार्डिंग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, वर्किंग कंडीशंस, वेजेस या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के रिगार्डिंग ये हो सकता है। अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स जो हैं वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को लीड कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं विच में हैम्पर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. So it is important to settle these disputes. So methods of industrial dispute. So we have main three categories. One is conciliation, arbitration and adjudication. Under conciliation हमारे पास work committee है, conciliating officer है and board of conciliation है. Adjudication के अंदर we have labor courts, industrial tribunal and national tribunals. ये पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंडर दी गई है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फॉर दोज इंडस्ट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर बनी होती है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे कंपनीज. एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है फॉर दोज इंडस्ट्रीज जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर बनी होती हैं. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज के अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की डेफिनेशन दी गई है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है कोई भी डिफरेंस जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के बीच में है, एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में है, या फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में है, विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी भी नॉन एम्प्लॉयमेंट या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड होता है. डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर इन्वेस्टिगेशन और एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. सबसे पहले हम देखेंगे वर्क्स कमेटी. वर्क्स कमेटी सेक्शन 3 के अंडर दिया गया है, which is applicable to all the industrial establishments employing more than 100 or even 100 employees. So basically it consists of representatives from both employer and employee. It helps to resolve the day-to-day disputes before they escalate, and its purpose is to promote the measures for securing and preserving the amity and good relations. अब हम कंसीलिएशन देखेंगे जो सेक्शन 4 के अंडर दिया गया है. सो कंसीलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. कंसीलिएशन ऑफिसर की ड्यूटी होती है to mediate and acts as a mediator in between the parties to resolve the dispute. So वो एक mediator की तरह act करता है between the parties to resolve the disputes. Appropriate government जो है वो appoint कर सकती है एक या एक से ज़्यादा conciliation officer. Conciliation officer may be appointed for a specified area or specified industries in a specified area or for one or more specified industries. So conciliation officer एक specified area के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, specified industry के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है in specified area, या फिर एक या एक से ज़्यादा specified industries के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है. The appointment may be made either permanently or for a limited period. So it can be permanently और कुछ temporary period के लिए या एक limited period के लिए उसको appoint किया जा सकता है. And उसकी duty होती है कि वो एक report बनाकर send करता है to the appropriate government. That is the report of settlement. उसके बाद बोर्ड्स ऑफ कंसीलिएशन सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है. बोर्ड्स ऑफ कंसीलिएशन में बेसिकली जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, इट इज़ द अथॉरिटी जो बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन को बनाता है फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. बेसिकली इसके अंदर एक चेयरमैन होता है हु शैल बी एन इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन एंड 2 और 4 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं उसके साथ. ठीक है. सो बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है विच इज़ अ इंडिपेंडेंट पर्सन एंड 2 और मोर person, 2 या 4 members और होते हैं उसके साथ according to the appropriate government thinks fit. So the members appointed shall be in equal number to represent the parties to the dispute. So members appointed जो हैं वो equal numbers में होने चाहिए to represent the parties to the dispute. If the settlement is reached, it is the duty to record the writings and signed by both the parties. In written they had to record the settlement and it has to be signed by both the parties. And if there is no settlement, then also the board has to submit a failure report to the government along with its findings and recommendations. The board shall submit its report under the section
within 2 months. So the board has to submit the report within 2 months of the date on which the dispute was referred to it, or within such shorter period as may be fixed by the government. So within the 2 months from the date on which the matter has been referred to the board, they had to submit the report, or they can also submit the report within such shorter period as may be fixed by the government. Then is the court of inquiry. So court of inquiry is basically, it is not meant to settle the dispute. It is basically meant to inquire the matters which is connected with, or they are relevant to industrial disputes, and a report is submitted to the government. It helps the government to understand the disputes in detail. So court of inquiry जो है, it helps the government to understand the disputes in detail. Section 6 subclause 2 says that the courts may consist of one independent person or such number of independent person as the appropriate government thinks fit. It can also be a panel of members. तो panel of members भी हो सकती है with one or more chairpersons, or it is basically appointed by the appropriate government, and the court has to inquire into the matters referred to it by the appropriate government and submit their reports within 6 months. So court of inquiry has to submit the report within 6 months from the commencement of the inquiry. This concept, basically the court of inquiry concept, is borrowed from the British Industrial Codes Act 1919. ठीक है.